भारत में राष्ट्रवाद, दांडी मार्च से शुरू करना है। आवाज आ रहा है? हाँ। तो हम लोग का यहाँ तक हो गया था। सविनय विज्ञान आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे कि क्यों, मतलब इसका इसका बैकग्राउंड क्या था। अब हम लोग देखेंगे इसमें सबसे जो है घटनाएं शुरू कहाँ से हुआ। उसमें सबसे पहला घटना होता है दांडी यात्रा, ठीक है। इसको दांडी मार्च भी बोलते हैं, हाँ। जो कि 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक हुआ था। एक गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया? दांडी मार्च से किया, ठीक। जो कि 12 मार्च 1930 ईस्वी अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट, दांडी जो जगह का नाम है गुजरात में, ठीक। और वहाँ समुद्र तट तक गांधी जी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। 24 दिनों में 250 किलोमीटर की पद यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। देखो उस समय क्या था, सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो है नमक पे जो है बहुत सारा टैक्स लगाया जा रहा था। और उस पर जो है एक कानून भी बना हुआ था कि उसका उत्पादन सिर्फ जो है अंग्रेज लोग ही करेंगे, भारतीय लोग अपने से नमक का उत्पादन नहीं कर सकते थे, ठीक। इससे क्या है, ये देखो नमक एक ऐसा चीज है जो कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ नमक के बिना जो है कोई काम चल सकता है। हर एक घर की जरूरत है, ये बहुत छोटी सी चीज है लेकिन जरूरत हर एक घर की है। और गांधी जी को ये सबसे अच्छा उपाय लगा कि ये इतनी छोटी सी चीज है और ये सब घरों का, मतलब सबके लिए जरूरी है। इसीलिए इन्होंने सबसे छोटी चीज, मतलब शुरुआत किया ताकि अंग्रेजों के लिए बारे में बताया जाए कि आपको हम यहाँ से किसी छोटे से छोटे मुद्दे से भी आपको हम यहाँ से हटा भगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने सबसे अच्छा तरीका ये नजर आया उनको, और उन्होंने क्या किया, नमक बनाया अपने से। और नमक का जो कानून बनाया गया था अंग्रेज के द्वारा, उसका उल्लंघन हुआ, ठीक। और इस कार्यक्रम में क्या हुआ, इसका कार्यक्रम था इस आंदोलन का, हर जगह जो है नमक कानून का उल्लंघन किया जाना था। ये गांधी जी ने दांडी में जो शुरुआत किया इसका, और भी मतलब इंडिया के अलग अलग पार्ट में भी इसका शुरुआत होने लगा, ठीक है। और जो है, और इसमें क्या था, छात्रों, स्कूलों में, कॉलेजों का बहिष्कार करना था इस आंदोलन का मुख्य पार्ट, ठीक। उसमें तो उसके बाद है विदेशी कपड़ों को जलाना, सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देना या कर नहीं जमा करना, औरतों को शराब की दुकानों के आगे धरना देना, वकील वकील जो है अदालत छोड़े, और सरकारी कर्मचारी जो है मतलब पद त्याग करे, नौकरी छोड़ दे। और हर घर में लोग चरखा काते और सूत सूत बनाए, उससे भी कपड़े बनाए गए, ठीक है। और इन सभी कार्यक्रमों में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए, तभी जो है गांधी जी, अगर यदि जैसा कि हम लोग देखे थे ना, उसमें असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था, जैसे ही हिंसा शुरू हुआ और फिर आंदोलन को खत्म कर दिया गया। इसीलिए गांधी जी के, क्योंकि ये गांधी जी का लीड कर रहे थे इस आंदोलन को, यहाँ पर अहिंसा और सत्य जो है सबसे मेन चीज था जिसको कि फॉलो करना था, ठीक है। हम पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सकती है, मतलब अगर ये जब तक सत्य और अहिंसा फॉलो नहीं किया जाएगा तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति नहीं होगा, ऐसा गांधी जी का मानना था, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है, नमक सत्याग्रह का प्रसार बहुत ज्यादा हो जाता है हर जगह। और एक बार जब गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़कर उनकी इसकी रस्म पूरी की कर दी, तो नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह पूरे देश में फैल गया, ठीक है। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर सी राजगोपालाचारी से मतलब वेदारण्य तक की यात्रा कर नमक कानून को तोड़ दिया, अपने से नमक बनाया। मालाबार के जो है ये सब कालीकट के यहाँ से, ये सब उतना ज्यादा देखो, ये सब साउथ इंडियन वाले उतना नाम याद रखना जरूरी नहीं है। बस ये समझो कि पूरे इंडिया में इसका जो है असर देखने को मिल रहा था इस कानून नमक को बनाने का, ठीक है। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान ने सामाजिक और राजनीतिक सुधारों में पठानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया, जिन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? बादशाह खान या सीमांत गांधी भी बोला जाता है, ये लाइन याद रखना तुम लोग, ठीक है। खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवी संगठन की स्थापना की, इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से देखो तुम लोगों के पास कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गया। एक तो है सीमांत गांधी किसको कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और उनके द्वारा बनाया गया जो संगठन था उसको क्या कहा जाता है? खुदाई खिदमतगार। और उसको जो है लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और फिर सोलापुर में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रारंभ हुए आंदोलन ने भयंकर विद्रोह का रूप धारण कर लिया। यहाँ हड़ताल में हजारों मिल मजदूरों ने भाग लिया।
अब इसमें मिल मजदूर भी भाग लेने लगे इस आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है। उसके बाद नमक सत्याग्रह में सबसे तीव्र प्रतिक्रिया धरासना नाम का एक कोई जगह है, वहां पर हुआ। यहाँ सरोजनी नायडू और इमाम साहब आदि के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, जिसे जो है व्यापक दमन का सहारा लिया गया। इसको जो रोकने के लिए सरकार ने मतलब इन लोगों पे बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हो गोलियां भी मतलब बरसाने, लाठी चार्ज और ये सब चीज कर दिया इसके लिए। और फिर यहाँ से आंदोलन को धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास किया गया। एक बंगाल में चौकीदारी एवं यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन चलाया गया। गुजरात के विभिन्न तालुकों पर करबंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब देखो, आंदोलन शुरू हुआ तो सिर्फ एक नमक के कानून से, और यहाँ पर क्या हुआ, मजदूर भी जुड़ गए। उसके बाद जो है ये मतलब चौकी ये मतलब कर टैक्स से रिलेटेड भी लोग जुड़ गए, जहाँ पर कर ज्यादा लगाया जा रहा था। फिर असम में जो है कनिंगम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया। छात्र भी जुड़े हुए थे। मणिपुर एवं नागालैंड में रानी रानी के नेतृत्व में प्रशंसनीय नेतृत्व प्रदान किया गया। ठीक है, क्लियर है। हाँ। उसके बाद है इसका असर बिहार में कितना था इस आंदोलन का। ठीक, बिहार में आंदोलन का प्रसार। बिहार में समुद्री तट नहीं होने के कारण चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक, सीवान जिले में चौकीदारी कर के विरोध का आंदोलन गंगा प्रसाद राय ने किया। बाद के दिनों में यह आंदोलन गया, भागलपुर, मुंगेर, बाढ़, मोकामा और ये सब आदि क्षेत्रों में भी फैल गया। यहाँ एक चीज ध्यान रखो, ये भागलपुर जो लिखा है, ये मत सोचना कि इसमें बांका क्यों नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है बताओ, बांका क्यों नहीं है। बांका इसलिए नहीं है क्योंकि बांका कब बना है, बांका बना है 1991 ईस्वी में। ठीक, जो घटनाएं हैं सब ये सब बांका डिस्ट्रिक्ट भागलपुर से अलग कब हुआ, 1991 ईस्वी में हुआ। ठीक है, उसके पहले बांका जो है भागलपुर में ही था। और ये जो घटनाएं 1930 ईस्वी की है। ठीक है, मतलब भागलपुर में मतलब उसमें बांका भी आ जाएगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया तथा हड़ताल करने लगा। और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में पटना जिला के स्त्रियों ने भी हिस्सा लिया और इसका नेतृत्व श्रीमती हसन इमाम ने की। ठीक है, इसको विंध्यावासिनी देवी ने आगे बढ़ाया और गया में चंद्रवती देवी। ये सब बिहार का है, बिहार का किताब एग्जाम भी बिहार का है, तो थोड़ा सा तो याद रखना कुछ कुछ चीजें इसका। ठीक है, आंदोलन के साथ ही साथ उसके बाद फिर क्या होता है, आंदोलन को रोकने का प्रयास किया जाता है अंग्रेज के द्वारा। उसमें से हमारा सबसे पहले होता है गांधी इरविन का। इरविन वहाँ के वायसराय का नाम था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बात किया और सरकार को गांधी जी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। गांधी जी और जो है अंग्रेज के वायसराय जो थे उसके बीच में क्या हुआ, बातचीत शुरू हुआ और उसको क्या कहा गया, गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। ठीक है, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुई। ठीक, तो गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। फिर जब ये समझौता हुआ तो इसके बाद क्या हुआ, आंदोलन को रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया। और वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वहाँ इंग्लैंड में हो रहा था। तो पहले भी हो चुका था जिसमें कि गांधी जी पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, और दूसरे वाले में गांधी जी भाग लेने हेतु सहमत हो गए और इरविन ने भी कुछ मांगों को स्वीकार किया। आंदोलन क्यों रोका गया, क्योंकि लॉर्ड इरविन ने कुछ कुछ जो है मांगे स्वीकार कर लिया था। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु वहाँ किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाया और फिर कोई रिजल्ट नहीं आया इससे, और वे निराश वापस लौट गए। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने जो दमन का सिलसिला तेज कर दिया। ठीक, गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया, परंतु इसमें पहले जैसा जो है उत्साह नहीं था। ठीक, और उसके बाद 1934 ईस्वी में आंदोलन पूरी तरह से वापस ले लिया गया। ठीक है, क्लियर है। हेलो, हाँ। तो ये तो मुद्दा घटनाक्रम सविनय अवज्ञा आंदोलन का घटनाक्रम किस तरीके से आगे बढ़ा। अब उसका उसका परिणाम क्या हुआ, उसका क्या असर पड़ा, आजादी के स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब देखना है। ठीक है, इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। इस विस्तृत सामाजिक आधार को महिलाओं की भागीदारी
मजदूर वर्ग की भागीदारी और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन एवं अशिक्षित लोगों की भागीदारी के अंतर्गत देखा जा सकता है। इसमें क्या हुआ, महिलाओं की भागीदारी थी इस आंदोलन में, मजदूर वर्ग भी आए, शहरी और ग्रामीण सब मिल के आए, निर्धन हो या अशिक्षित हो सभी लोग इसमें क्या हुआ, भाग ले रहे थे। ठीक है, और इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया, और फिर इस जब आंदोलन में अलग अलग वर्ग के लोग आ रहे थे तो उसमें भी राजनीतिक चेतना का विकास हो रहा था। ठीक है, और समाज के नए वर्गों में अंग्रेजी विरोधी भावनाएं व्याप्त होने लगी, और धीरे धीरे जो है अलग अलग वर्गों में भी अंग्रेज के खिलाफ जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है भारत के लिए बढ़ने लगा। ठीक है, आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी विशेष महत्व रखता है। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं को प्रभावी भूमिका में देखा गया, और इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका भी दूसरा पहलू, इस महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश हो गया, मतलब राजनीतिक और सार्वजनिक जो है कामों में इसका प्रवेश हो गया। पहले क्या होता था, मतलब सिर्फ जो है घरेलू कामों में सभी महिलाएं रहती थी, अब धीरे धीरे इसका जो है मतलब बाहरी राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में भी इसका प्रवेश होने लगा। ठीक है, और इस दौरान इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया। ठीक है, और ब्रिटिश के आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो है उसके बिजनेस व काम फैक्ट्री जो भी था उसको प्रभावित किया गया। भारत में ब्रिटिश वस्त्रों के आयात में गिरावट आई, और फिर देखो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजी मतलब ब्रिटिश वस्त्रों का जो है उपयोग नहीं करना था, तो क्या होगा, फिर ब्रिटिश वस्त्रों का आयात में गिरावट आएगा, कमी आ जाएगा, और इसने अन्य वस्तुओं के आयात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, और फिर आयात बहुत कम हो गया। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए तरीकों का इस्तेमाल हुआ जो कि पूर्व आंदोलन में अनुपस्थित था। इस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंदरी सेना संगठन को एक नया रूप प्रदान करता है, और इसमें प्रभात फेरी का भी आयोजन किया गया। प्रभात फेरी मतलब हो गया जैसे रोड पर जैसे जुलूस निकालता है ना, कोई भी चीज बताने के लिए झांकी टाइप का, उसी तरीके से नारे लगाने के साथ साथ। ठीक है, और आयोजन भी संगठनात्मक तरीके के अंतर्गत विशेष मत रखता है। पत्र पत्रिकाओं का इस्तेमाल भी लोगों के संगठित करने का एक नया तरीका बन गया। इसमें क्या होता था कि मतलब बहुत अलग अलग तरीके के मैगजीन और पत्र, न्यूज़पेपर ये सब छापे गए जिसमें कि राष्ट्रीय भावना से रिलेटेड आर्टिकल लिखे जाते थे, और उसके बाद लोगों में इससे और ज्यादा राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगा। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया। क्लियर है, इस हाँ। आंदोलन का एक ब्रिटिश सरकार द्वारा 1930 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, और फिर जब इतना ज्यादा आंदोलन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने 1935 में फिर से एक कानून बनाया। ठीक है, उसको कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी का। ठीक, अब भारत पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समानता के आधार पर बात की। अभी तक जो है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन अभी तक अंग्रेजों का मानना था कि ये कोई जो है राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कोई संगठन नहीं है, लेकिन जब इस आंदोलन में कांग्रेस का असर दिखने को मिला तो उसके बाद क्या हुआ, उसको लगा कि अब कांग्रेस से जो है हम बात कर सकते हैं, और फिर कांग्रेस के जो है समानता के आधार पर बातचीत शुरू हुआ। और इस तरह प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की गति तेज हुई, और अंग्रेजों के शोषणपूर्ण नीति के खिलाफ असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए। इन आंदोलनों ने भारत में किसान एवं मजदूर आंदोलन को एक नया आयाम दिया। अंग्रेजों द्वारा शोषणकारी नीति अपनाए जाने के कारण भारतीय कृषक वर्ग में भी असंतोष था। ये सब कोई दिक्कत नहीं है, फलस्वरूप उसका विरोध एक आंदोलन का रूप लेने लगा, और आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक सहयोगी अंग बन गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अशोक आंदोलन हो गया था कल, उसके बाद हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका पूरा घटनाक्रम और इसके जो कारण क्या थे और इसका प्रभाव क्या है, ये जो है तुम दोनों इसको अच्छे से तैयार करोगे। ठीक है, उसके बाद है किसान आंदोलन 19वीं सदी के। अब यहाँ तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उधर दूसरा था, अब यहाँ पर जो है किसान आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के मतलब लास्ट में अंतिम वाले पार्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था बार बार पड़ने वाले अकाल से त्रस्त थी। भूख से लाखों कृषक तथा अन्य कमजोर वर्गों की मृत्यु हो रही थी 1876 से लेकर 78 और 96 97, और इन सब भीषण दुर्भिक्षों ने यह स्पष्ट होने लगा कि उत्पीड़क भूमि का कर नीति का क्या फल होता है। मतलब देखो उस समय क्या हुआ था, वो परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है लागू किया गया था। उसके बाद जो जमींदारों के द्वारा किसानों का बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था, बहुत ज्यादा जो है
कर वसूली किया जाता था। उसी का सबसे बड़ा परिणाम था ये जो है बार बार जो अकाल पड़ रहा था। ठीक है। और भारत के विभिन्न भिन्न भिन्न जगहों पर इसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किए। ठीक। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अंग्रेजी भू राजस्व नीतियों में परिवर्तन और विभिन्न जो है एक्ट पारित किए गए। तो यह पर्याप्त नहीं थे, बहुत सारे परिवर्तन तो किए गए कानून में, बहुत सारा एक्ट बनाया गया, लेकिन उससे भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। और फिर कांग्रेस की स्थापना सन 1885 के बाद प्रारंभिक 20 वर्षों तक कृषक समस्याओं को लेकर कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया। ठीक है। हालांकि कांग्रेस ने अपने हर एक अधिवेशन में इन विषयों पर ध्यान देने का प्रयास किया, लेकिन गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण के साथ ही क्या करो। ठीक है। हाँ। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में आने के साथ ही क्या हुआ, किसान आंदोलन को एक नई दिशा मिली और भारत में विभिन्न जगहों पर प्रमुख किसान आंदोलन हुए जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का पथ प्रदर्शन किया। ठीक है। और फिर बहुत सारे किसान आंदोलन देखने को मिले। कौन है? पता नहीं कौन बार बार कर कट करो जो भी है। न्यू नंबर है, दिए। अभी आएगा तो फिर रिसीव करना, हमको बोल। ठीक। चलो। चंपारण, उसमें से देखो किसान आंदोलन में गांधी जी के आने के बाद जो किसान आंदोलन हुआ उसमें सबसे पहला और सबसे फेमस आंदोलन कौन सा है? चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। बंगाल तथा बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति, नील के बारे में बताए थे कि नील का उत्पादन करवाया जाता था। इसका क्या असर होता था कि जो है वहाँ जिस भूमि पर नील की खेती कर दिया जाता था वहाँ बहुत दिन तक जो है उसकी उर्वरता इतनी कम हो जाती थी, कोई भी और फसल सही से नहीं उपज सकता था। ठीक है। तो बंगाल तथा बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। विशेषकर बिहार में नीलहे गोरों द्वारा तीन कठिया व्यवस्था के बारे में बताया गया। किसान आंदोलन में यहाँ तक हो गया था ना। चंपारण आंदोलन बता रहे थे। देखो चंपारण में किसान आंदोलन हुआ 1917 ईस्वी में, जिसमें क्या हुआ, नील उत्पादक किसानों से बिहार के और बंगाल के नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब था। जिसके बाद क्या हुआ, बिहार में जो है तीन कठिया व्यवस्था लागू किया गया था। तीन कठिया व्यवस्था के बारे में हम बताए थे कि इसमें क्या हो जाता था कि इसमें होता था 1 बीघा, अगर यदि मान के चलो किसी के पास 1 बीघा खेत है यानी कि 20 कट्ठा खेत है, तो उसको कम से कम जो है 3 कट्ठे खेत पर क्या करना होता था, नील की खेती करना अनिवार्य था। इस तरह की व्यवस्था था। ठीक है। इसमें दिया होगा कि देखो इसमें दिया जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3 बट्टे मतलब 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। ठीक है। और यह सामान्यतः सबसे उपजाऊ जमीन होती थी, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन होता था उसी पर किया जाता था। और किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी। और 1908 ईस्वी में 3 कठिया व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की कोशिश की गई, परंतु इससे किसानों की गिरती हुई हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बागान मालिक किसानों को अपनी उपज एक निश्चित धनराशि पर केवल उन्हें बेचने के लिए बाध्य करते थे। ठीक है। और यह राशि बहुत कम होती थी। इससे इस समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नीले रंग का उत्पादन करना शुरू कर दिया। मतलब कृत्रिम नीले रंग का उत्पादन हुआ है, मतलब मनुष्य के द्वारा जो है अपने से बनाया जाता था केमिकल वगैरह मिलाकर। ठीक है। जर्मनी में जो है इसका शुरुआत हो चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के बाजारों में भारतीय नील की मांग गिर गई और चंपारण के अधिकांश बागान मालिक यह महसूस करने लगे कि नील के व्यापार में अब उन्हें कोई अधिक मुनाफा भी नहीं होगा। ठीक है। एक तो मुनाफा भी नहीं होगा और ऊपर से उपजाऊ जमीन भी जो है सबसे ज्यादा उसमें यूज होता था, और इसलिए मुनाफे को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने घाटे को किसानों पर लादना शुरू कर दिया। फिर कंपनी वाले ने क्या किया कि जैसे ही देखा कंपनी वाले ने कि अब जो है मार्केट में मेरा नील की खेती नहीं होने वाला ज्यादा सही से, तो वो जो है इस पर जो है करने लगे। और फिर क्या हुआ, रास्ते में उन्हें अपने किसानों से कहा गया कि उन्हें
में एक बड़ा मुआवजा दे दे ताकि किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिल सके। ठीक है, और इसके अतिरिक्त उन्हें लगान में अत्यधिक वृद्धि कर दिया और फिर लगान बढ़ा दिया गया किसानों पर इसके वजह से और ज्यादा। नील नील के नीलाओं के इस अत्याचार से चंपारण के किसान त्रस्त थे और इसी सन 1916 ईस्वी में कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के ही एक किसान राजकुमार शुक्ल, ये नाम याद रखना, 1916 ईस्वी में जब कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हो रहा था, वहां पर चंपारण के एक किसान थे, उसका नाम था राजकुमार शुक्ल ने जो है सबके सामने इस मुद्दे को उठाया और उसमें कहा गया मतलब गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया। जब गांधी जी मोतिहारी चंपारण का जो जिला कार्यालय जो है वहां पहुंचे तो उनकी उपस्थिति को जन शांति के लिए एक खतरा समझा गया और सरकार द्वारा उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया। जब गांधी जी वहां पर पहुंचे तो क्या कहा गया उसको, गांधी जी को बोला गया कि आप वहां से जो है चले जाएं वापस, अंग्रेज के द्वारा कहा गया, वहां पर उसको नहीं रहने दिया जाने चाहता था। ठीक है, और गांधी जी ने वहां की जनता को अपने प्रति दायित्व को समझते हुए इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों के बात को नहीं माना और वो वहां पर रुक गए। तत्काल उन्हें गिरफ्तार कर उन पर जिला न्यायालय में मुकदमा चलाया गया और इनको जो है गांधी जी को जो है अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, परंतु बिहार सरकार ने कमिश्नर और जिला न्यायालय को यह आदेश दिया गया कि इस मुकदमे को वापस ले लिया जाए और किसी वजह से फिर अंग्रेज ने क्या है उसको जो है रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। इसके साथ साथ गांधी जी को भी किसी प्रकार के आंदोलन करने से निषेध किया गया और फिर गांधी जी को कहा गया कि आप कोई भी आंदोलन यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक, परंतु उन्हें किसानों के कष्टों के बारे में जानकारी हासिल करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई और इस क्रम में गांधी जी ने पहली बार बिहार के किसानों की समस्याओं, विशेषकर चंपारण के किसानों की समस्याओं को देखा और गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया और गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी ने यह सिफारिश दी कि तीन कटिया व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। ये जो कमेटी बनाया गया गांधी जी के दबाव के बाद, इस कमेटी का कहना था कि तिनकठिया व्यवस्था को खत्म कर दिया और इसके साथ ही अन्य कर भी समाप्त कर दिए जाए जो किसानों को देने पड़ते थे, जितने भी टैक्स अलग अलग तरीके के लगाए जाते थे। बढ़ाए गए लगान की दरें भी कम की जाए और वसूली अवैध रूप से किसानों से की जा चुकी थी उसका 25% किसानों को लौटाया जाए। ठीक है, और कमेटी के इन सिफारिशों को 1919 के चंपारण एग्रेरियन एक्ट के रूप में पारित किया गया। जबकि लेकिन यह आंदोलन किसानों को समस्याओं से संबंधित था, परंतु गांधी जी के अधिकांश सहयोगी जो शिक्षित मध्यम वर्ग से थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी जो है भारत के जो पहले राष्ट्रपति बने थे वो बिहार से थे और आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद और ये सब जो है ने चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, स्थानीय महाजनों और गांवों के मुख्यधाराओं ने भी गांधी जी को सहयोग दिया क्योंकि गांधी जी ने इस आंदोलन को अपने सिद्धांतों सत्य और अहिंसा के आधार पर बनाया था, इसलिए चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। सत्याग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सत्य और अहिंसा पर आधारित था। इसमें जो है कोई भी जो है मारपीट नहीं होता था, किसी को जो है कोई भी नुकसान नहीं किया जाता था, बस जो है कानून को मानना जो है नहीं माना जाता था या शांति से धरना प्रदर्शन किया जाता था। ठीक है, उसके बाद होता है खेड़ा आंदोलन। देश के अन्य भागों में भी किसानों के आंदोलन हुए। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने लगान की माफी के लिए किसानों के आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि सन 1917 में अधिक बारिश के कारण खरीफ की फसल को क्षति हुई थी। ठीक है, और लगान कानून के अंतर्गत ऐसी स्थिति में लगान माफी का प्रावधान नहीं था। सरकार ने इस आधार पर यह मांग अस्वीकार कर दिया और किसानों को लगान नहीं देने के लिए बाहर के लोग भड़का रहे थे। ठीक है, अब खेड़ा आंदोलन में देखो क्या होता है कि बारिश ज्यादा होने की वजह से खरीफ फसल जो था वो बर्बाद हो गया और फिर भी उसको लगान देना था, टैक्स देना था। तो और गांधी जी ये इस मांग को मतलब चाहते थे कि वो ऐसा नहीं हो, जब मतलब उपज ही नहीं हुआ तो फिर टैक्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो सरकार का यह आरोप मतलब सरकार को ऐसा मानना था कि ये जो है टैक्स नहीं देने के लिए बाहरी लोग किसानों को भड़का रहे हैं। ठीक है, और 22 जून 1918 ईस्वी को यहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह का शुरुआत किया जो वस्तुतः एक महीने तक जारी रहा। इसी बीच रबी की अच्छी फसल होने और सरकार द्वारा भी दमनकारी उपाय समाप्त करने की स्थिति काफी बदली और गांधी जी ने सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा की। उसके बाद क्या हुआ, रबी फसल जो है सही से उपज गया और फिर जो है सरकार द्वारा भी बहुत मतलब दमनकारी उपाय नहीं लगाया, उन्होंने भी कुछ बातें इनकी मान ली और इसके वजह से फिर क्या हुआ, गांधी जी ने सत्याग्रह को समाप्त कर दिया। ठीक है, और इस सत्याग्रह के द्वारा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में भी किसानों में अंग्रेजों की शोषण मूल्य कानूनों का विरोध करने का साहस हुआ और भी लोगों में जो है ये जागृति आने लगी कि अगर कोई भी अन्याय होता है किसी के खिलाफ तो वो जो है
आंदोलन कर सकता है, इस तरह की भावनाएं धीरे धीरे भावनाओं का विकास होने लगा। ठीक है, उसमें से उसके बाद एक आता है मोपला विद्रोह 1917। आधुनिक केरल राज्य की एक मोपला जगरना जो है केरल राज्य में, ठीक है, कि मालाबार तट पर किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। मोपला स्थानीय पट्टेदार और खेतिहर थे, मतलब ये लोग क्या थे, खेती करते थे, बहुत मतलब कम जमीन होता था, जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। मेनली ये लोग क्या थे, इस्लाम धर्म के, मुस्लिम धर्म के थे। ठीक है, जबकि स्थानीय नंबूदरी और नायर भूस्वामी उच्च जातीय हिंदू थे। और जो है वो लोग मोपला में जो है वो क्या थे, वो लोग मुस्लिम धर्म के थे, और नंबूदारी और नायर नाम के जो लोग थे वो सब क्या है, उच्च जाति के हिंदू थे, मतलब ब्राह्मण और राजपूत सब। ठीक है, अन्य भूस्वामियों की तरह इन्हें भी सरकारी संरक्षण प्राप्त था, और पुलिस एवं न्याय इनका समर्थन करती थी। जो उच्च बड़े बड़े मतलब कह सकते हो कि भूमि के स्वामी थे, उच्च जाति के थे, उसको जो है सरकार द्वारा जो है संरक्षण प्राप्त होता था। पुलिस और जो है न्याय उसके समर्थन में रहती थी। ठीक है, और 19वीं शताब्दी में मोपला किसानों का लगान का बोझ बढ़ा और भूमि संबंधी उनके अधिकार नियंत्रित किए जाने लगे। इससे उत्पन्न असंतोष ने किसानों एवं जमींदारों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी। किसान और जमींदार, जमींदार कौन होता था, देखो बताए थे ना, यहाँ अंग्रेज हो गए, ये जो है कोई टैक्स फिक्स करते थे, और ये जमींदार को बोलते थे कि उनको जो है इतना टैक्स हमको वापस देना है यहाँ से कलेक्ट करके, और ये किसान होते थे। इससे जो ये जमींदार सब इससे टैक्स लेते थे और वो फिर अंग्रेजों को देते थे। तो अंग्रेजों को जितना ज्यादा टैक्स देना होता तो उससे कई गुना ज्यादा ये लोग जो है टैक्स वसूली करते थे। ठीक है, और अपने फायदे के लिए ये लोग काम करते थे। ठीक है, और इसीलिए क्या हुआ, किसानों और जमींदारों के बीच में संघर्ष होने लगी, मतलब लड़ाई होने लगा, और दुर्भाग्यवश सांप्रदायिक हिंसा में परिवर्तित हो गई है, क्योंकि एक जगह एक तरफ हिंदू था और एक तरफ मुस्लिम था, इसलिए दो धर्मों के बीच जो है लड़ाई होना शुरू हो गया। और जब भी दो धर्मों के बीच लड़ाई शुरू होता है तो उसको क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक हिंसा कहा जाता है। ठीक है, और सन 1921 ईस्वी में एक नई स्थिति उत्पन्न हुई, जब कांग्रेस ने किसानों के हित में भूमि एवं राजस्व सुधारों की मांग की और खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया। और इस नई स्थिति को उत्साहित होकर मोपला विद्रोहियों ने एक धार्मिक नेता और सरकारी संस्थाओं पर हमले आरंभ कर दिए। ठीक है, और परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए अक्टूबर 1921 ईस्वी में विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई आरंभ हुई, और दिसंबर तक 10,000 से ज्यादा अधिक विद्रोही मारे गए थे। देखो, यही गांधी जी के आंदोलन में और बाकी आंदोलन में क्या अंतर है। गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया, जैसे चंपारण सत्याग्रह हो गया, असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसमें जो है ऐसा कहीं लिखा कितने लोग मारे गए, ऐसा कुछ था नहीं, बहुत ज्यादा लोग मारे नहीं गए उसमें। क्यों? क्योंकि वो जो है शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते थे, शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतलब धरना प्रदर्शन करते थे। लेकिन इस सब जैसे मोपला विद्रोह, इसमें क्यों इतना ज्यादा लोग मारे गए, 10,000 से ज्यादा लोग क्यों मारे गए? क्योंकि ये लोग जो है विद्रोह करते थे, मतलब एक दूसरे पर अटैक करते थे। ठीक है, और यही वजह है गांधी जी का जो तरीका था ना वो पूरे दुनिया में सबसे यूनिक था। ऐसा कोई अभी तक तरीका नहीं लगाया था जो गांधी जी का तरीका था। उनका सीधा मानना था शांतिपूर्ण तरीके से, अगर यदि आप किसी चीज से असंतुष्ट हैं तो आप उसको क्या करेंगे, उसको मानेंगे नहीं, उसको कुछ नहीं करना है, बस उसके बातों को मानना बंद कर देंगे। ठीक है, ये टेक्निक था उनका। और इस मोपला विद्रोह में क्या हुआ, 50,000 से अधिक लोगों को बंदी भी बना लिया गया, और यह इस प्रकार से यह विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है किसान आंदोलन में से एक आता है फिर बारदोली सत्याग्रह, फरवरी 1928 ईस्वी में। इस प्रकार गुजरात के सूरत जिले के बारदोली ताल्लुक में भी लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृत हुई, और सरकार द्वारा गठित बारदोली जांच आयोग की सिफारिश से भी किसान असंतुष्ट थे। ठीक, और उन्होंने सरकार के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, और इसमें वल्लभ भाई पटेल जो है की निर्णायक भूमिका थी। इस अवसर पर वे सरदार भी कहलाए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको सरदार की उपाधि कहाँ से मिला, इसी आंदोलन के बाद मिला। ठीक है, अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना है ना? हाँ। उन्होंने किसानों की समस्या के प्रति बुद्धिजीवियों को भी जागृत किया और महिलाओं को भी इसमें भागीदारी का अवसर प्रदान किया। किसानों के समर्थन में बंबई में रेलवे हड़ताल हुई, और के.एम. मुंशी एवं लालजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में बंबई विधान परिषद की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया। ये लोग जो नेता लोग जो थे छोटे मतलब इंडियन वाले, ये भारत के, वो लोग भी धीरे धीरे त्याग पत्र देने लगे अपने अपने पद से। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, सरकार को
ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में नई जांच समिति का गठन करना पड़ा, जिसमें इस वृद्धि को अनुचित माना गया और लगान की दर में भी सरकार ने कमी की और इस प्रकार यह असफल आंदोलन सफल ढंग से संपन्न हुआ। ठीक, इन प्रारंभिक आंदोलनों के ने किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया और उन्हें अपनी शक्तियों का भी एहसास कराया और अतः 1920 के दशक में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में किसान सभाओं का संगठन हुआ। बिहार में 1922-23 में मुंगेर में मोहम्मद शाह जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ, किंतु इसे अधिक व्यापक और शक्तिशाली आधार 1928 ईस्वी में प्राप्त हुआ, जब स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने बिहटा में, जो कि पटना के आगे है, में पुनः 1929 ईस्वी में सोनपुर में किसान सभा की विधिवत स्थापना की। सोनपुर का नाम तो सुना होगा। इसमें स्वामी शाहजानंद सरस्वती से रिलेटेड जो 2-3 बातें ना, उसको ध्यान रखना। ठीक, और इसी वर्ष सरदार पटेल ने भी बिहार की यात्रा की। वो गुजरात से जो है बिहार की यात्रा की और जिससे इस आंदोलन को बल मिला और 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और उस समय बिहार में बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे कांग्रेस द्वारा 1937 ईस्वी के अधिवेशन में प्रमुख मांग के रूप में स्वीकार किया गया और इसी के साथ मजदूर मतलब किसानों की समस्याएं राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से समाहित हो गया। अब इतना ज्यादा किसान आंदोलन होने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो लोग राष्ट्रीय आंदोलन में यानी कि भारत की आजादी के लिए भी आंदोलन में भाग लेने लगे। ठीक है, यहाँ तक था किसान आंदोलन। अब इसके बाद है मजदूर आंदोलन। ठीक, हाँ